नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत यूजीसी नेट हिंदी माध्यम में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये रहेगी आपकी क्लास नंबर 11। इससे पहले 10 क्लासें आपकी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो आज की जो क्लास रहेगी वो क्लास नंबर 11 है। और क्लास नंबर 11 जो रहेगी आपकी वो रहेगी भाई किससे, शिक्षण अभिवृत्ति यानी कि यूनिट नंबर 1 पढ़ रहे हैं। और यूनिट नंबर 1 के संबंध में ही हम लोगों के द्वारा इसमें अध्ययन इसका किया जा रहा है। तो यूनिट नंबर 1 की इससे पहले 10 क्लासें आपकी आ चुकी हैं। ये आपकी 11वीं क्लासें हैं। यदि आप लोगों ने वे क्लासें नहीं देखी तो प्लीज उन क्लासों को भी अवश्य देखना। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो टॉपिक रहेगा आपका शिक्षण प्रभावक तत्व। तो शिक्षण प्रभावक तत्व जो हैं वे कौन कौन से होते हैं उन सब के बारे में बात करेंगे। शिक्षण प्रभावक तत्व से संबंधित हम लोग जो है अगले 50 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास में 25 रहेंगे, 25 अगले क्लास में रहेंगे। तो एक प्रभावी शिक्षक की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने वो दिया गया है आपका कि एक प्रभावशाली शिक्षक की प्रमुख विशेषताएं होती हैं। तो कौन कौन सी उसकी विशेषताएं होंगी, कौन सी उसकी विशेषताएं होंगी आपको इसमें बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया है आपका कड़क अनुशासन, बी में है आपका गूढ़ विषय वस्तु, सी में है आपका प्रेरक एवं संवादात्मक शैली, और डी में दिया गया है आपका पाठ्य पुस्तक का वाचन। यदि आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ठीक है, और वीडियो को लाइक तथा शेयर भी जरूर कर देगा भाई। ठीक है, चलिए जी, तो इसका आंसर देखते हैं भाई। एक प्रभावशाली शिक्षक, एक प्रभावशाली शिक्षक की प्रमुख विशेषता होनी चाहिए। देखिए, कड़क अनुशासन तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, कड़क अनुशासन इसमें बिल्कुल भी आपका सही ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। दूसरा कह सकते हैं गूढ़ विषय वस्तु, गूढ़ यानी कि रूढ़िवादी भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी गलत रहेगा। प्रेरक, ये बिल्कुल सही है, प्रेरक होना चाहिए उसको। और संवादात्मक शैली यानी कि बच्चों को समझाने की उसकी शैली, संवाद करने की, बातचीत करने की उसकी शैली होनी चाहिए। इसके अलावा पाठ्य पुस्तक वाचन भी आपका इसमें आवश्यक नहीं होगा, जरूरी नहीं होगा। तो कुल मिलाकर एक प्रभावशाली शिक्षक उसको कहा जाएगा जो एक प्रेरक और संवेदन आपका संवादात्मक शैली से बच्चों को पढ़ाएगा या अध्ययन कराएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है शिक्षण प्रक्रिया। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका, शिक्षक की क्या भूमिका होती है शिक्षण प्रक्रिया में, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है भाई। ठीक है, क्योंकि बिना टीचर के ठीक है कोई भी शिक्षण प्रक्रिया आपकी सफल नहीं हो सकती, अच्छी नहीं मानी जा सकती। तो ए में दिया गया है आपका नियंत्रक की। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका क्या नियंत्रक की होती है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नियंत्रक की नहीं होगी। इसके बाद दूसरा दिया गया क्या आपका जनदाता, सॉरी ज्ञानदाता। ज्ञानदाता हो सकता है आपका, ज्ञानदाता इसमें आपका हो सकता है, लेकिन हमको देखना है कि सबसे सही आपका कौन सा रहेगा। ठीक है, इसके अलावा मार्गदर्शक और सहभागी की, ये बिल्कुल सही है। ये उससे ज्यादा आपका आपका सटीक माना जाएगा। बी से ज्यादा आपका सटीक जो आंसर माना जाएगा वो सी माना जाएगा, क्योंकि अध्यापक जो है एक मार्गदर्शक होता है और एक छात्र का सहभागी भी इसको माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा अनुशासन अधिकारी की, अनुशासन अधिकारी का काम उसका नहीं होता, वो काम मैनेजमेंट का होता है। तो कुल मिलाकर सी ऑप्शन आपका इसमें सही रहेगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें सही रहेगा। ज्ञानदाता भी होता है, ठीक है, शिक्षक जो है ज्ञानदाता भी होता है, लेकिन उससे ज्यादा आपका जो सटीक इसमें आंसर रहेगा वो रहेगा मार्गदर्शक और सहभागिता। ठीक है, सहभागी की। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें, यदि शिक्षक में सहानुभूति नहीं हो तो क्या होगा। यदि शिक्षक में सहानुभूति नहीं है तो फिर क्या होगा। ठीक है, तो ए में दिया गया है आपका शिक्षा प्रभावशाली हो जाती है या प्रभावी होती है या हो जाती है। देखिए, अगर टीचर में सहानुभूति नहीं है तो शिक्षक प्रभावी शिक्षा प्रभावी हो जाती है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा कि प्रभावी नहीं होगी। शिक्षा रटंत बन जाती है, ये भी नहीं होगा। शिक्षा निष्प्रभावी हो सकती है या कोई अंतर नहीं पड़ेगा, कोई अंतर भी नहीं होगा, तो शिक्षा निष्प्रभावी मानी जा सकती है। अगर अध्यापक जो है अध्यापक, ठीक है, यदि शिक्षक में सहानुभूति नहीं है, सहानुभूति नहीं है तो उसमें क्या होगा, उसमें शिक्षा पर प्रभाव पड़ेगा, शिक्षा जो है क्या होगी, निष्प्रभावी हो जाएगी। ठीक है, तो सी आंसर आपका इसमें सही रहेगा। कुल मिलाकर इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा भाई आपका सी। तो शिक्षा जो होगी वो क्या होगी, निष्प्रभावी हो जाएगी, यानी कि उसका कोई ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है एक शिक्षक का संचार कैसा होना चाहिए। एक शिक्षक का संचार यानी कि कम्युनिकेशन, बातचीत करने का तरीका, पढ़ाने का तरीका, ठीक है, संवाद करने का तरीका कैसा होना चाहिए। क्या एक तरफा होना चाहिए? जी नहीं, एक तरफा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर एक तरफा होगा तो फिर जो है बच्चों की समझ में नहीं आएगा। केवल निर्देशात्मक भी नहीं होना चाहिए, पारस्परिक और स्पष्ट होना चाहिए, बात सही हो सकती है। अनुशासनात्मक भी इसमें ज्यादा सटीक आंसर नहीं होगा। सबसे सटीक जो आंसर होगा वो होगा एक तो पारस्परिक, यानी कि आपस में बातचीत करने का जो है उसका जो संचार जो होना चाहिए वो आपस में बच्चों के साथ वाद विवाद करना, संचार या बातचीत करना। इसके अलावा स्पष्ट, यानी कि उसका जो आपका संचार है, कम्युनिकेशन है, वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए ताकि बच्चों की समझ में आसानी से आ सके। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा भाई आपका सी। ठीक है, पारस्परिक और स्पष्ट। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका इसमें सही
हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है आपका, विषय की गहन समझ होना किसका गुण है? तो विषय की गहन समझ होना किसका गुण है, ये बताइएगा आपको, ठीक है। तो ए में दिया गया आपका संस्थान का, क्या ये संस्थान का गुण है या संस्थान का महत्व है? जी नहीं, संस्थान का तो नहीं है। पाठ्य पुस्तक का है? पाठ्य पुस्तक का भी नहीं है। अगर किसी विषय की गहन समझ है आपको, तो किसको हो सकती है? एक अध्यापक को हो सकती है, एक टीचर को हो सकती है, या फिर छात्र को भी हो सकती है। लेकिन आपका जो ना छात्र को इतना ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि जो ना छात्र को अगर ज्ञान होता तो वो पढ़ने के लिए ही क्यों आता। तो कुल मिलाकर आपका इसमें आपका आंसर आएगा शिक्षक, ठीक है। तो शिक्षक इसमें सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। विषय की गहन समझ होना किसका गुण है? तो एक अध्यापक का विषय की गहन समझ होना एक महत्वपूर्ण गुण है, क्योंकि उसको अपने विषय में, अपने टॉपिक के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी होनी चाहिए, एक गहन अध्ययन उसका होना चाहिए, ताकि बच्चों को आसानी से और सटीक तरीके से वो समझा सके या पढ़ा सके। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका सहायक सामग्री से संबंधित है, ठीक है। सहायक सामग्री कौन कौन सी रहेंगी? तो सहायक सामग्री का मुख्य उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तो आपको ये बताना है सहायक सामग्री के उद्देश्य क्या होते हैं, आप लोगों को ये बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया है आपका सहायक सामग्री में समय व्यतीत करना। क्या सहायक सामग्री से समय व्यतीत होता है? जैसे मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अभी पीपीटी के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो क्या इसमें समय बर्बाद हो रहा है? समय बर्बाद नहीं हो रहा, और बल्कि जो है जल्दी से आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। वरना मैं क्या करता, बोर्ड पर लिखता, पहले क्वेश्चन लिखता, फिर उसके आंसर लिखता, फिर आपको आंसर बताता, ठीक है। तो उसमें बहुत लंबा समय लग जाता। तो समय व्यतीत तो करना बिल्कुल भी नहीं। छात्रों का मनोरंजन करना भी इसका कोई ज्यादा उद्देश्य नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा शिक्षण को प्रभावी और रुचिकर बनाना, ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। छात्र जन शिक्षण को प्रभावी और रुचिकर बनाना, परीक्षा पास कराना भी इसका उद्देश्य नहीं होगा। तो आंसर जो रहेगा सही, वो ऑप्शन होगा आपका भाई सी आंसर सही हो जाएगा। एक तो शिक्षण को प्रभावी बनाना, इफेक्टिव बनाना है, इसके अलावा रुचिकर, ताकि बच्चे मन लगाकर उसको पढ़ें, ठीक है। ये भी आपका इसमें सही रहेगा। आगे चलते हैं। श्रव्य सामग्री का उदाहरण, ठीक है। श्रव्य सामग्री का उदाहरण क्या है, ये आपको इसमें बताना, ठीक है। चलिए जी, देखिए भाई, श्रव्य का मतलब होता है सुनना, ठीक है। श्रव्य सामग्री का एग्जाम्पल कौन सा रहेगा? श्रव्य सामग्री का एग्जाम्पल रहेगा जो आपको सुनाई देगा, ठीक है, सुनने का, ठीक है। तो चार्ट तो आपका दिखाई देगा, ये तो आएगा नहीं, ये आपका पोस्टर भी नहीं आ सकता, तो ऑडियो रिकॉर्डिंग इसमें शामिल किया जाएगा। तो सी आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा, और मॉडल भी इसमें नहीं होगा भाई, ठीक है। तो ऑडियो रिकॉर्डिंग यानी कि आपको सुनना, ठीक है। श्रव्य सामग्री का मतलब होता है सुनना, ठीक है। तो सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ऑडियो विजुअल सामग्री कौन सी है? बताओ भाई, ऑडियो विजुअल सामग्री के अंतर्गत कौन सा इसमें सामग्री आएगी? ये इसका आंसर फटाफट बता दो कमेंट बॉक्स में, कौन सा होगा। देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। ऑडियो विजुअल सामग्री कौन सी होगी, आपको इसमें बताना है, ठीक है। ऑडियो विजुअल सामग्री कौन सी होगी, आपको इसमें बताना, बताओ भाई फटाफट, ठीक है। क्या रेडियो होगी? ठीक है, ऑप्शन ए में दिया गया आपका रेडियो। क्या रेडियो होगी? जी नहीं, रेडियो तो आपका केवल श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आएगा, ठीक है। इसके अलावा पुस्तक तो आपका पढ़ने में आएगा। वीडियो आ जाएगा, क्योंकि वीडियो में आपको सुनाई भी देगा और दिखाई भी देगा, ठीक। तो ऑडियो विजुअल सामग्री के अंतर्गत जो आएगा वो आ जाएगा भाई आपका कौन सा? वीडियो, ठीक है। तो वीडियो इसका सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका इसमें सही होगा, ठीक है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, यदि शिक्षक वीडियो का प्रयोग करता है तो वह कौन सी विद्या का उपयोग कर रहा है? अभी बताया आपको कि ऑडियो विजुअल विद्या का प्रयोग कर रहा है। पारंपरिक तो उसको कहा जाएगा जो प्राचीन काल से चली आ रही है, रटंत विद्या जिसको कहा जाता है, तो ये तो आपका होगा नहीं। टेक्स्ट आधारित भी नहीं होगा, क्योंकि जो ना, ठीक है, इसमें पीडीएफ वगैरह आती है, ठीक है। और मौखिक भी नहीं होगा, इसमें केवल आपका व्याख्यान आता है। तो ऑडियो विजुअल इसमें शामिल रहेगा। तो सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। यदि कोई शिक्षक वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ा रहा है, वीडियो दिखा रहा है, तो वीडियो में आप देखोगे भी और सुनोगे भी, ठीक है। देखोगे भी और सुनोगे भी। जैसे मान लो मैं आपको जो है वीडियो के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, विद्या का उपयोग कर रहा है, तो क्या रहेगा? ये रहेगा आपका ऑडियो विजुअल, ठीक है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखेंगे। सहायक सामग्री किसे सरल बनाती है? तो सहायक सामग्री जो है किसको सरल बनाती है? क्या परीक्षा को सरल बनाती है? परीक्षा को सरल बनाती है या नहीं बनाती है, आपको बताना। बी में आपका दिया गया है, आपका बी ऑप्शन में है आपका, विषय वस्तु को सरल बनाती है, मूल्यांकन को सरल बनाती है, फिर पाठ्यक्रम को सरल बनाती है। तो कौन सा इसका आंसर होगा, फटाफट आप लोगों को बताना है। बताओ भाई, सहायक सामग्री किसे सरल बनाती है? सहायक सामग्री जो है, देखिए, ना तो परीक्षा को सरल बनाती है, ये परीक्षा को बिल्कुल भी सरल नहीं बनाएगी। तो कुल मिलाकर ए तो आपका ऑप्शन होगा नहीं, ठीक है। इसके अलावा मूल्यांकन को भी सरल नहीं बनाती और ना ही पाठ्यक्रम को सरल बनाती है, केवल विषय वस्तु को सरल बना देती है, ताकि बच्चों की आसानी से समझ में आ सके। तो कुल मिलाकर इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, विषय वस्तु। अगला क्वेश्चन, अगला जो टॉपिक रहेगा इसमें वो संस्थागत सुविधाएं, उनसे क्वेश्चन जो उससे संबंधित 5 क्वेश्चन अगले पढ़ने वाले। तो संस्थागत सुविधाओं का शिक्षण में क्या योगदान होता है, ये आपको बताना है। संस्थागत सुविधाएं जो होती हैं, जैसे मान लो विद्यालय है, विद्यालय के अंतर्गत जो जो सुविधाएं हैं, ठीक है, आपका बहुत सारे सामान हो सकते हैं, इसमें टूल्स हो सकते हैं, बहुत सारी क्लासें हो सकती हैं, ठीक है। तो संस्थागत सुविधाएं जो होती हैं उसका शिक्षण में क्या योगदान होगा? क्या प्रशासनिक नियंत्रण होता है? देखिए, शिक्षण आपका जो संस्थागत सुविधाएं जो होती हैं, ठीक है, उसमें आपका शिक्षण में क्या योगदान होगा, ये पूछ रहा है। शिक्षण में योगदान पूछ रहा है, तो प्रशासनिक नियंत्रण भी आ सकता है। बी में है आपका औपचारिकता निभाना, सी में है आपका अधिगम को सहयोग प्रदान करना, और डी में दिया गया समय प्रबंधन करना। देखिए, समय प्रबंधन तो मैनेजमेंट का काम है,
और प्रशासनिक नियंत्रण करना भी मैनेजमेंट का काम है। औपचारिकता निभाना बिल्कुल नहीं होगा, इसका आ जाएगा अधिगम, यानी कि सीखने को सहयोग प्रदान करना, सीखने में सहयोग प्रदान करना, अधिगम को सहयोग प्रदान करना, इसका सबसे सटीक आंसर होगा सी ऑप्शन आपका इसमें हो जाएगा भाई, ठीक है। तो सी आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सुविधा संस्थागत नहीं है, ये आपको बताना है कि कौन सी ऐसी संस्था, कौन सी ऐसी सुविधा है जो आपकी संस्थागत नहीं है, इसका आंसर आपको देना है। ऑप्शन ए में दिया गया पुस्तकालय, बी में लैब है, सी में आपका स्मार्टफोन है और डी में दिया गया आपका स्मार्ट क्लास। तो बताओ भाई इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट इसका आंसर दे दो है जी। देखिए भाई, संस्थागत सुविधाओं में आपका एक तो आपका स्मार्ट क्लास तो आ जाएगी, ठीक है, स्मार्ट क्लास तो आपकी शामिल इसमें रहेगी, तो कुल मिलाकर डी ऑप्शन तो सही होगा। इसके अलावा पुस्तकालय भी आ जाएगा भाई, लैब भी आएगी, ठीक है, लेकिन स्मार्टफोन का कोई आपका इसमें रोल नहीं रहेगा। तो कुल मिलाकर सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर संस्थागत सुविधा जो नहीं है वो स्मार्टफोन नहीं है। चलिए जी आगे देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, प्रयोगात्मक अधिगम को समर्थन देने वाली सुविधा है। बताओ भाई, प्रयोगात्मक अधिगम यानी कि सीखने को समर्थन देने वाली सुविधा कौन सी है? क्या प्रार्थना भवन है? जी नहीं, प्रार्थना भवन तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। प्रार्थना भवन का आपका प्रयोगशाला से कोई संबंध नहीं होगा, कंप्यूटर कक्ष भी नहीं हो सकता, प्रयोगशाला रहेगी, और ना ही पुस्तकालय का कोई संबंध होगा। तो इसमें आ जाएगा आपका प्रयोगशाला। प्रयोगात्मक जो अधिगम किया जाएगा, बच्चे को जो प्रयोग करके दिखाया जाएगा, सिखाया जाएगा, वो प्रयोगशाला में ही दिखाया जाएगा, चाहे वो साइंस की लैब हो, ठीक है, चाहे आपके विज्ञान, ठीक है, मैथ, ठीक है, किसी भी प्रकार की लैब हो, ठीक है, तो उसमें आ जाएगा कौन सा? प्रयोगशाला। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, संस्थान में आईसीटी सुविधा का मुख्य लाभ क्या है? ठीक है जी, संस्थान में आईसीटी सुविधा का मुख्य लाभ क्या है, ये आपको बताना कि क्या इससे शिक्षक का मूल्यांकन होता है, ठीक है, ठीक है, शिक्षक का मूल्यांकन तो इसमें नहीं आएगा, ठीक है। चलिए जी इसके बाद देखते हैं, विषय वस्तु का विस्तार होगा, पाठ्यक्रम में कटौती होगी या समय की बर्बादी? देखिए समय की बर्बादी तो आईसीटी से नहीं होती, पाठ्यक्रम में कटौती भी नहीं होगी, विषय वस्तु का बल्कि विस्तार इसमें देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर इसका जो सही आंसर आएगा, संस्थान में आईसीटी, संस्थान में आईसीटी सुविधा का जो मुख्य लाभ होगा वो होगा क्या भाई? विषय वस्तु का विस्तार, यानी कि बच्चों को जो है और ज्यादा विस्तार से ब्रॉड करके पढ़ाया जा सकता है, बहुत ज्यादा दिखाए जा सकते हैं, एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं, नई नई प्रकार की वीडियो दिखाई जा सकती है। तो कुल मिलाकर क्या रहेगा? विषय वस्तु का इसमें विस्तार होता चला जाएगा। तो आईसीटी के माध्यम से, आईसीटी के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से बच्चे को और ज्यादा दिखाने का प्रयास इसमें किया जाता है। अगला क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा के लिए आवश्यक संस्थागत सुविधा है। तो समावेशी शिक्षा के लिए जो आवश्यक संस्थागत सुविधाएं हैं कौन कौन सी हो सकती हैं, ये आपको इसमें बताना है, ठीक है। चलिए जी देखते हैं। ए में दिया गया आपका पुस्तकालय, बी में है आपका क्या? स्मार्ट बोर्ड, और सी में दिया गया आपका रैंप ब्रेल सामग्री, ठीक है, रैंप ब्रेल सामग्री, इसके अलावा प्रोजेक्टर। तो क्या इसका आंसर आएगा? समावेशी, समावेशी मतलब सबको शिक्षा, ठीक है, सभी को शिक्षा। समावेशी शिक्षा के लिए आवश्यक संस्थागत वस्तुएं कौन कौन सी होंगी? देखिए समावेशी शिक्षा का मतलब होता है कि सबको साथ लेकर चलना, जो बच्चे कमजोर हैं, जो बच्चे विकलांग है, दिव्यांग है, उनको भी साथ लेकर चलना। तो कुल मिलाकर इसमें आपका रैंप और ब्रेल सामग्री को भी शामिल किया जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका सबसे सटीक आंसर आपका हो जाएगा समावेशी शिक्षा में, ठीक है। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो रहेगा आपका शैक्षिक वातावरण से संबंधित, ठीक है। तो एकेडमिक इन्वायरमेंट जो होता है उससे संबंधित क्वेश्चन रहेंगे अगले 5 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए जी इनको देख लेते हैं। तो शैक्षिक वातावरण में कौन सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो शैक्षिक वातावरण जो होता है उसमें सबसे अधिक प्रभावी कौन होगा? केवल शिक्षक रहेगा? देखिए जहां पर भी केवल शब्द आ जाएगा वो आपका आंसर नहीं होता, 99% वो नेगेटिव शब्द होता है, तो उसको आप हटा सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो केवल छात्र और केवल शिक्षक तो नहीं आएगा, छात्र और शिक्षक दोनों इसमें आ सकते हैं, केवल प्रशासन भी इसमें नहीं आएगा। तो शैक्षिक वातावरण में कौन सबसे अधिक प्रभावित होता है? भाई मान लो शैक्षिक वातावरण अच्छा है तो उससे छात्र और अध्यापक दोनों को लाभ होगा, छात्र को भी लाभ होगा और अध्यापक को भी लाभ होगा, यानी कि दोनों के दोनों प्रभावित इसमें होंगे, ठीक है। तो सही आंसर इसका आ जाएगा भाई सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने वो आ चुका है भाई, एक अच्छा शैक्षिक वातावरण होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए एक अच्छा शैक्षिक वातावरण जो है वो कैसा होना चाहिए? आप कैसे माहौल में पढ़ना पसंद करेंगे, कैसे माहौल में जो है आप सीखना पसंद करेंगे? तो आपका डर आधारित होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, डर आधारित होगा तो आप सीख ही नहीं पाओगे। अनुशासनात्मक अगर होगा तो उसमें भी आप थोड़ा हिचकिचाहट महसूस करते हैं। संवादात्मक और प्रेरक बिल्कुल सही है। मौन और शुष्क भी नहीं होना चाहिए। तो संवादात्मक यानी कि अध्यापक और बच्चों के बीच, ठीक है, संवाद होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, ठीक है, एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर करने चाहिए, ठीक है।
तभी तो जाकर एक अच्छा जो है वातावरण या माहौल उस कक्षा में स्थापित होगा। इसके अलावा प्रेरक यानी कि बच्चों को जो है किसी भी चीज को सीखने के लिए मोटिवेशनल उनके अंदर उत्पन्न करना चाहिए, तो प्रेरक भी होना जरूरी है। तो कुल मिलाकर आंसर इसका रहेगा आपका सी। तो सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। चलिए भाई, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, शैक्षिक वातावरण किसे बढ़ावा देता है? तो शैक्षिक जो वातावरण होता है वो किस चीज को बढ़ावा देगा? क्या परीक्षा प्रणाली को बढ़ावा देता है, या फिर आपका बी में दिया गया है आपका रटंत अधिगम, यानी कि रटने पर ज्यादा बल दिया जाता है? जी नहीं। या फिर इसके अलावा स्वतंत्र विचार और नवाचार, और डी में दिया गया आपका बहस और टकराव। बहस और टकराव तो बिल्कुल हो नहीं सकता। ठीक है, रटंत अधिगम भी बिल्कुल नहीं होगा, निगेटिव है। परीक्षा प्रणाली भी आपका नहीं रहेगा। तो सही आंसर होगा स्वतंत्र विचार, यानी कि जब आपका एक अच्छा वातावरण होगा तो ऐसे वातावरण में स्वतंत्र विचार और नवाचार, नई नई चीजों की खोज की जाएगी, नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। तो सी आंसर आपका इसमें भी सही हो जाएगा भाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षक छात्र संबंध, शिक्षक छात्र संबंध में जरूरी है, क्या जरूरी है? ठीक है, क्या भय होना जरूरी है? अगर अध्यापक और छात्र के बीच में भय है तो उनके अच्छे संबंध नहीं हो सकते, बिल्कुल भी नहीं होंगे। दूरी होनी चाहिए, दूरी भी नहीं होनी चाहिए। सहभागिता बिल्कुल सही, और आदेश भी इसमें नहीं होना चाहिए। तो सहभागिता यानी कि अध्यापक और छात्रों के बीच में सहभागिता होना जरूरी है, तभी जाकर दोनों जो है एक दूसरे को समझ सकते हैं, एक दूसरे की बात को समझते हैं और समझाने जो है समझाते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, तो उसी से आपका क्या होगा कि कक्षा का वातावरण बिल्कुल अच्छा रहता है। तो कुल मिलाकर शिक्षक छात्र के जो संबंध जरूरी है वो सहभागिता के होने बहुत जरूरी है। तो सी आंसर आपका इसमें सटीक हो जाएगा भाई। ठीक है, चलिए जी, तो सी आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, समूह गतिविधियां किस वातावरण को दर्शाती है? तो समूह गतिविधियां का मतलब है कि एक ग्रुप में बैठकर बच्चे किसी काम को करते हैं, किसी जो है चीज को करते हैं, या किसी समस्या का हल खोजते हैं, तो उसको कहा जाएगा समूह गतिविधियां। तो किस वातावरण को दर्शाती है? क्या प्रतियोगी को दर्शाएगी? जी नहीं, प्रतियोगी को तो नहीं दर्शाएगी, कंपटीशन को बिल्कुल भी नहीं दर्शाएगी। संवादहीन, संवादहीनता को नहीं दर्शाएगी, बल्कि संवाद को दर्शाएगी। सहयोगात्मक, बिल्कुल सही, सहयोगात्मक को दर्शाएगी। और व्यक्तिगत यानी कि अकेलेपन को दर्शाएगी? ये नहीं। तो ये दर्शाएगी आपकी किसको? सहयोगात्मक। सहयोगात्मक को दर्शाती है क्या? समूह गतिविधियां का जो वातावरण है वो एक ऐसे वातावरण को दर्शाती है जो सहयोगात्मक, यानी कि एक दूसरे को सहयोग प्रदान करते हैं। ठीक है, चलिए जी, तो इसके बाद आज का जो 5वां टॉपिक है, ठीक है, और 21वां क्वेश्चन आप लोग जो है देखने वाले हैं, वे मिश्रित रहेंगे, ठीक है, व्यवहारिक से संबंधित है। यदि शिक्षक के पास अच्छी सामग्री हो लेकिन संप्रेषण कमजोर हो, यानी कि कम्युनिकेशन कमजोर हो, तो क्या होगा? अधिगम प्रभावी होगा? जी नहीं, अधिगम प्रभावी नहीं हो सकता। मान लो अध्यापक के पास बहुत अच्छी सामग्री है लेकिन वो उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहा है, उसको उसका संप्रेषण सही प्रकार से नहीं कर रहा है, कम्युनिकेशन सही प्रकार से नहीं कर रहा है, वो कमजोर है, तो अधिगम प्रभावी नहीं हो सकता। छात्र समझ नहीं पाएंगे? ये तो बिल्कुल है, ये तो बिल्कुल सही हो सकता है। छात्र उत्तीर्ण होंगे? जी नहीं, फेल भी हो सकते हैं। ठीक है, परीक्षा आसान हो जाएगी? जी नहीं, आसानी और भी ज्यादा कठिन हो जाएगी। तो कुल मिलाकर छात्र समझ नहीं पाएंगे। ऐसे में अगर संप्रेषण कमजोर है तो ऐसे में क्या होगा कि छात्र अध्यापक की बात को समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो वो सॉरी बी आंसर इसका सही होगा भाई। बी आंसर इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, एक संस्थान में समग्र विकास के लिए जरूरी है। समग्र विकास के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं? क्या केवल पढ़ाई जरूरी? मैंने आपको बताया था कि जहां पर भी केवल शब्द होगा वो 99% निगेटिव होता है, आप उसको गलत काट सकते हो। ठीक है, वो आपका गलत रहेगा। ठीक है, तो केवल पढ़ाई नहीं होगी, केवल परीक्षा नहीं होगी, और केवल अनुशासन भी नहीं होगा। समग्र विकास का मतलब है कि सबको साथ लेकर चलना, उसमें सह पाठ्य गतिविधियां होंगी। कुल मिलाकर एक साथ बच्चे पढ़ेंगे, एक साथ बच्चे सीखने का प्रयास करेंगे, एक साथ खेलेंगे, तो सह पाठ्य गतिविधियां यानी कि सभी प्रकार की जो गतिविधियां होंगी शिक्षण की, वे एक साथ बच्चे मिलकर करेंगे, तो उसको कहा जाएगा समग्र विकास। जैसे मान लो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सभी सब्जेक्ट को पढ़ना, सभी सब्जेक्ट में अच्छा करना, खेल कूद आदि में भी अच्छा करना, कंप्यूटर वगैरह में भी अच्छा करना। तो कुल मिलाकर सह पाठ्य गतिविधियां इसमें आपका सही आंसर आ जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा भाई। रचनात्मक बढ़ाने, रचनात्मकता बढ़ाने में सहायक है। बताओ भाई, रचनात्मकता बढ़ाने में सबसे ज्यादा सहायक क्या होता है, ये आपको बताना है जी। इसमें ऑप्शन ए में दिया गया है आपका रटंत अभ्यास। रटंत अभ्यास तो बिल्कुल नेगेटिव है, तो ये तो होगा नहीं। खुले प्रोजेक्ट और विचार मंच हो सकता है सही, आगे देख लेते हैं। मौन कक्षा बिल्कुल नहीं देगी। कक्षा में अगर मौन रहोगे तो रचनात्मकता, क्रिएटिविटी कैसे आएगी? नहीं आ सकती। लंबी परीक्षाएं अगर हो जाएंगी, जैसे मान लो मैं आपको कोई जो है यहाँ पर अभी खड़े होकर आपको 2 घंटे की वीडियो बना दूंगी, 2 घंटे की क्लास में पढ़ाऊं, तो आप लोग बोर हो जाओगे। तो लंबी परीक्षाएं नहीं होनी चाहिए, लंबी कक्षाएं नहीं होनी चाहिए, कक्षाएं छोटी होनी चाहिए। ठीक है, आगे समझ। इसके अलावा तो इसमें जो सही आंसर होगा, बी आंसर आपका सही हो जाएगा, यानी कि खुले प्रोजेक्ट और विचार मंच इसमें आपका आना चाहिए। तो बी आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
वो है आपका लर्निंग बाय डूइंग को बढ़ावा देती है। लर्निंग बाय डूइंग को बढ़ावा क्या देती है आपको बताना है। ए में आपका प्रयोगशाला है, बी में पाठ्यक्रम है, ठीक है। ए में प्रयोगशाला है, बी में पाठ्यक्रम है, और सी में आपका जो दिया गया है वो दिया गया है भाई क्या, आपका व्याख्यान दिया गया है, और डी में आपका परीक्षा दिया गया है, डी में आपका परीक्षा दिया गया है, ठीक है। ये कह रहा भाई लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, यानी कि करके सीखना। करके आप कहां पे सीखते हो, प्रयोगशाला में, ठीक है। तो प्रयोगशाला इसका सबसे सटीक आंसर आपका हो जाएगा। सबसे सही जो आंसर होगा इसका वो हो जाएगा भाई आपका प्रयोगशाला। लैब जो है, प्रयोगशाला जो है, वहां पर आप क्या करोगे, लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि करके सीखोगे, प्रयोग करोगे और उस चीज के बारे में सीखोगे। तो सही आंसर होगा आपका प्रयोगशाला। चलिए जी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, ऑडियो विजुअल सामग्री किसे सबसे बेहतर लाभ देती है, बताओ भाई। ऑडियो विजुअल सामग्री यानी कि जिसमें देखा भी जाए और सुना भी जाए, तो इसमें सबसे बेहतर लाभ किसको होगा, दृष्टिहीन छात्र को। दृष्टिहीन छात्र को कैसे हो सकता है, क्योंकि वो वीडियो को केवल सुन सकता है, देख नहीं सकता, केवल देख नहीं सकता, ठीक है। वो केवल आपका उसको सुन सकता है, तो ये तो नहीं होगा। श्रोता वर्ग कैसे हो जाएगा, वो भी केवल सुनेगा, ठीक है। दृश्य श्रव्य विद्यार्थी यानी कि जो देख भी सकता है और सुन भी सकता है, ठीक है। देख भी सकता है और सुन भी सकता है, तो उसको लाभ होगा सबसे ज्यादा, सबसे बेहतर लाभ ऑडियो विजुअल सामग्री का सबसे ज्यादा लाभ होगा वो दृश्य श्रव्य विद्यार्थी को होगा, यानी कि जो देख भी सकता है और सुन भी सकता है उसको सबसे ज्यादा लाभ होगा। और धीमे विद्यार्थी भी इसमें नहीं आएगा, ये भी आपका निगेटिव हो जाएगा। तो आंसर सही रहेगा सी ऑप्शन, ठीक है। तो ये थे भाई आज के आपके 25 क्वेश्चन, ठीक है। आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। और इससे पहले मैंने आप लोगों को जो है एक वीडियो अपलोड की थी कि भाई यूजीसी नेट का इस बार हो सकता है कि नाम चेंज आपको देखने को मिले। यूजीसी नेट का नाम चेंज हो सकता है, ठीक है, ठीक है। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के नाम से इसका नाम हो सकता है, ठीक है, यानी कि HECI इसका नाम हो सकता है, ठीक है, यूजीसी का, ठीक है, इस बार, ठीक है। तो हो सकता है कि यूजीसी नेट के नाम से एग्जाम ना होकर, ठीक है, एच हायर एजुकेशन HECI, ठीक है, HECI नेट 2025 के नाम से आपको एग्जाम देखने को मिले, दिसंबर वाला, ठीक है। तो हो सकता है, ठीक है, ये नाम, क्योंकि उसके बारे में प्रक्रिया चल रही है। बहुत सारी वीडियो आप लोगों के सामने आ भी रही, मैंने भी एक वीडियो आपकी इससे पहले बताई, उसमें आपको समझाने का प्रयास किया है। यदि फिर भी कोई डाउट है आपके मन में किसी भी तरह का, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है, आप लोगों को उसका समाधान कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास को करेंगे यहीं पे समाप्त। यदि आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और ठीक है, तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना है और वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कर देगा, ठीक है। चलिए नमस्कार।